सैंपल पेपर 9 के हमने लास्ट क्लास तक क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिए थे बेटा। आज हम क्वेश्चन नंबर 34 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते जाएं। तो 34th क्वेश्चन जो है वो 3D से कनेक्टेड है। प्रूव करना है कि सर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो सर दोनों में एक पॉइंट कॉमन जरूर आएगा। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दोनों में एक पॉइंट कॉमन जरूर आएगा। अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती इसका मतलब दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो मैं ये नोटिस कर रहा है कि सर दोनों में कोई एक पॉइंट कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले अजम्पशन लेनी है इसके कॉन्ट्राडिक्शन में कि सर मान लीजिए लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लीजिए सर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमने कोशिश करनी है कि दोनों में कोई पॉइंट कॉमन आ जाए। अगर हमारी वर्किंग के बाद भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं निकल रहा तो सर ऐसे केस में लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही। क्या दूसरा ऑप्शन भी है? बिल्कुल है सर, पेन दिखाओ। अगर अब दो लाइंस हैं, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, आपको दिख रहा है इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो कंफर्म इनमें शॉर्टर डिस्टेंस कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा ना। अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो शॉर्टर डिस्टेंस कितना होगा? 0। तो यहां अगर आपने प्रूव करने की लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करी तो दूसरा ऑप्शन ये है कि सर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें और शॉर्टर डिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, 0 के अलावा कुछ ना कुछ जरूर है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट लाइन की जो इक्वेशन आपको दी गई है सर x - 1/3 y + 1/2 सर z - 1/5। ऐसे सेकेंड लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है x + 2/3 सर y - 1/3 एंड z + 1/-2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे सर? सर a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ओवर b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू अगर आपकी 0 नहीं आ रही, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आ रही है, तो इसका मतलब दोनों लाइंस के बीच डिस्टेंस कुछ ना कुछ जरूर है। ऐसे केस में लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो सर आइए, पॉइंट ऑन द लाइन a1 वेक्टर a2 वेक्टर होते हैं दोनों पॉइंट्स लाइंस के ऊपर। तो सर जो फर्स्ट लाइन आपके पास है ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? सर जो फर्स्ट लाइन है किस पॉइंट से पास कर रही है? पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये आ गया सर a1 वेक्टर i कैप माइनस a कैप प्लस k कैप एंड सर पैरेलल वेक्टर, फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर b1 वेक्टर दिस इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। सर उसी तरह से जो सेकेंड लाइन आपके पास है इस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट आपको दिया गया? किस पॉइंट से लाइन पास कर रही है? -2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड सर पैरेलल वेक्टर लाइन का, पैरेलल वेक्टर लाइन पे कौन सा दिया हुआ है? 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब इन दोनों को यूज करते हुए आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है अदर देन 0 तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही। निकालिए जरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा a2 - a1 का रिजल्ट सर दिस माइनस दिस, सारे स्टूडेंट साथ साथ कैलकुलेट करेंगे। i कैप माइनस a कैप प्लस k कैप। तो प्यारे बच्चों a2 - a1 का रिजल्ट आ रहा है -3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये आ गया सर a2 - a1 का रिजल्ट। उसके बाद आ गया सर b1 क्रॉस b2 सर i कैप j कैप k कैप। b1 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या चल रहे हैं सर? 3, 2 एंड 5। सेकंड के सर 3, 3 एंड -2। इसको एक्सपेंड किया आपने तो बेटा ये आ गया -2 एंड -15 माइनस a कैप -6 -15 -21 प्लस k कैप
सो सर B1 क्रॉस B2 का रिजल्ट आ रहा है -19 I कैप प्लस 21 J कैप प्लस 3 K कैप। अब निकालिए सर शॉर्टर डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है। लो बेटा जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सर A2 माइनस A1 ये है -3 I कैप 2 J कैप -2 K कैप, इसका डॉट B1 क्रॉस B2 के साथ -19 I कैप 21 J कैप प्लस 3 K कैप डिवाइडेड बाय सर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब चेक कीजिए सर इसकी वैल्यू 0 आ रही है नहीं आ रही। मल्टीप्लाई कर बेटा इसको, दिस डॉट दिस 57 प्लस 42 -6 डिवाइडेड बाय -19 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। क्या ये वैल्यू 0 आ रही है? नहीं सर। एड लेस किया तो सर यहां इसमें 93 अपॉन में रूट ऑफ -19 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सर 0 नहीं आ रही, दैट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। इसमें किसी को कोई डाउट है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट बेटा इस पे बेस कनेक्टेड क्वेश्चंस और भी बनते हैं, बट सीबीएसई लेवल पे जहां तक है उतना ही चलेगा। चलें से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बड़ा सिंपल से एवरेज सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, और ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बट स्टार्टिंग में जब बच्चों को कराया था कि लास्ट तक आते बच्चे भूल जाते हैं कि सर कंसेप्ट बिल्कुल इसके एक एक स्टेप्स कैसे थे, और मिस्टेक कर रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ टेस्ट में बच्चे इन्हीं पे मिस्टेक्स दोबारा कर रहे हैं, तो एक बार दोबारा से देख ले इस क्वेश्चन को करने का मैनर क्या है। सर इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आप सारे कहेंगे सर हमें तो आता है। यस सर सबको आता है, लेकिन कई स्टेप्स आप बीच से रिमूव कर रहे हैं, और कई बच्चे तो इस मैट्रिक्स को यूज ही नहीं कर रहे, बिना उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर मार्क्स कैसे मिलेंगे? वो थ्योरम प्रूव कर रहे हैं सिर्फ। तो सर स्टार्ट कैसे करना देखिए। मान लिया सर इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया हमने A, 6 1 -5 -2 -5 4 सर -3 3 एंड -1। सर इस A मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक ये मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सर हमने A को कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया। आप A को लिख सकते हैं सर हाफ ऑफ 2A, 2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड प्यारे बच्चों 2A को एक्सप्लेन किया सर A प्लस A। आपने इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है सम ऑफ टू मैट्रिसेस में, जिसमें एक पोर्शन सिमेट्रिक हो, दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो यार इसमें हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप A ट्रांसपोज ऐड और लेस, A ट्रांसपोज ऐड किया और लेस किया। अब इस मैट्रिक्स को एक नाम दे दें अगर हम, और इस मैट्रिक्स को कोई दूसरा नाम दे दें, मैंने हाफ से मल्टीप्लाई करके इसको अलग किया बेटा, हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। चलिए ये वाला जो पोर्शन है, पहला पोर्शन जो ये आपके पास है, इसको एक नया नाम दे रहे हैं हम, और इसको एक नया नाम दे रहे हैं हम। मैंने मान लिया सर लेट A आपके पास है सर किसके इक्वल, P प्लस Q, वेयर P मैट्रिक्स हमारे पास क्या बेटा, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, एंड Q मैट्रिक्स हमारे पास है हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। बेटा जी ध्यान से देखिए, A मैट्रिक्स को आप दो के सम में कन्वर्ट कर चुके हैं, इनमें से P मैट्रिक्स आपके पास है और Q ही है। अब ये सिमेट्रिक आएगी, ये सबको पता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, ये सबको पता है, लेकिन इसको आपने एक्सप्लेन करके प्रूव करके दिखाना है कि ये मैट्रिक्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये सिमेट्रिक है। और सर कई बच्चे क्या करते हैं, इसी में सिमेट्रिक के स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। अभी थोड़ी लेने बेटा, पहले आपको मैट्रिक्स एक गिवन है, इस मैट्रिक्स को इसमें यूज करना है, P मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है कि उसके एलिमेंट्स क्या हैं, फिर वेरीफाई करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लेना सर,
पी मैट्रिक्स है आपके पास हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, मीन्स हाफ ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आपको गिवन है 6 1 -5 -2 -5 एंड 4 -3 3 एंड -1। प्यारे बच्चों इसका ट्रांसपोज लिया तो रो कॉलम में चेंज, -2 -5 4 -3 3 एंड -1। कई बच्चे इस मैट्रिक्स को यूज ही नहीं कर रहे बीच में, और कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ये वाले स्टेप्स लिख के नहीं दिखा रहे, तो फिर मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। कि स्टेप नोटिस करो कैसे हो रहा है क्वेश्चन ये। नाउ इन दोनों को ऐड किया बेटा, ये आ गया बेटा 12 -1 -8 -1 -10 एंड 7 -8 7 एंड -2। लो बेटा ये 2 से डिवाइड किया, दिस इज 6 -1/2 -4 -1/2 -5 एंड 7/2। सर -4 7/2 एंड -1। ये मैट्रिक्स आ गई पी। ये सिमेट्रिक है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे? इसका ट्रांसपोज लेके। प्यारे बच्चों पी का ट्रांसपोज लिया आपने, सर रो कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट, नेक्स्ट आ गया -4 7/2 एंड -1। क्या ये मैट्रिक्स पी ट्रांसपोज और ये पी दोनों सेम है? क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आ रही है? सर यस, पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है? तो पी मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक यहां से बेटा। ऐसे ही आपने ए मैट्रिक्स को यूज करते हुए अब ये क्यू मैट्रिक्स निकालनी है और चेक करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। मैनर देख लो कैसे क्वेश्चन किया है। अगर आप इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस रहेंगे। आइए अब क्यू मैट्रिक्स कैलकुलेट करें बेटा। सेम मैनर से अब क्यू मैट्रिक्स की कैलकुलेशन की हमने, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इट मीन्स हाफ ऑफ मैट्रिक्स ए 6 1 -5 सब -2 -5 एंड 4 -3 3 एंड -1। इसका ट्रांसपोज लिया बेटा 6 1 -5 -2 -5 एंड 4 -3 3 एंड -1। नौ बेटा जी लेस केस में से ये तो रिजल्ट आ गया बेटा 0 3 -2 -3 0 एंड 1 2 -1 एंड 0। नाउ 2 से डिवाइड किया इसे, 0 3/2 -1 -3/2 0 एंड 1/2 so 1 -1/2 एंड 0। स्क्यू सिमेट्रिक की वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसका लिया ट्रांसपोज पहले, क्यू ट्रांसपोज लिया बेटा, रो कॉलम में चेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट, 1 -1/2 एंड 0। क्या ये क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है? सर इस मैट्रिक्स का नेगेटिव करने पे ये मैट्रिक्स बन रही है? बिल्कुल सर, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्यू। तो यहां से वेरीफाई हो गया ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी लास्ट आप बाकी है, ध्यान रखना। आपने ए मैट्रिक्स लिया था सर पी प्लस क्यू, आपने ए मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करना था सम ऑफ टू मैट्रिक्स। सर पी और क्यू के सम में एक्सप्लेन कर दिया, पी यहां से सिमेट्रिक हो चुका है, आपको पता है, यहां से क्यू मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक हो चुकी है। अब यहां पर सर ए मैट्रिक्स रख के दिखानी है, यहाँ पी और यहाँ क्यू, वो आपका लास्ट स्टेप होगा, उसके बाद कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना, ध्यान रखना। तो लास्ट स्टेप आपके पास क्या है सर? ए किसके इक्वल था हमारे पास? ए था सर पी प्लस क्यू। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट सर 6 1 -5 -2 -5 एंड 4 सर -3 3 एंड -1, ये ए मैट्रिक्स। सर पी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपके पास ये आए,
6 minus 1 by 2 minus 4 minus 1 by 2 minus 5 7 by 2 minus 4 7 by 2 and minus 1 प्लस में क्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट से 0 minus 3 by 2 1 3 by 2 0 and minus 1 by 2 minus 1 1 by 2 and 0। सर ये मैट्रिक्स ए दो के सब में कन्वर्ट हो गई, इसको सिमेट्रिक इसको स्क्यू सिमेट्रिक आप प्रूव कर चुके हैं पहले, ठीक है। इट इज द लास्ट स्टेप। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है, इसके अंदर देख लो। बिल्कुल बेटा जी, यहाँ मिस्टेक हो गई है। ऐसे बच्चों का धन्यवाद जो सर की मिस्टेक निकालते हैं, ठीक है। हाँ तो ये क्यू मैट्रिक्स आएगी, यहाँ क्यू ट्रांसपोज लिख दिया गया, ठीक है। हाँ नहीं वो तो सर का काम है बेटा, कोई नई बात थोड़ी है। चेक हो रहे हैं, कुछ के तो हो चुके हैं। चलें अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड टेस्ट मिला नहीं आप लोगों को अभी तक? अच्छा हो गए होंगे, नहीं चेक हो गए हैं यार। आ जाओ, ये आपका सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन रहा है। कई स्कूल्स में ये आता है प्री बोर्ड के अंदर, क्योंकि बोर्ड में अभी तक नहीं आया इसलिए स्कूल टीचर टारगेट कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान से देख लें। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ए जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, आप सबको पता है कि कहीं पर भी हमारा डेमोक्रेटिक पार्टी की है, डेमोक्रेसी कहीं भी चल रही है तो वहां पे जो इलेक्शंस हैं वो सारे डेमोक्रेटिक लेवल पर चल रहे होते हैं। इसमें कहा गया सर, वैसे तो इंडिया में आजकल इससे भी ज्यादा पॉपुलेशन चल रही है, तो बहुत पुराना एग्जाम्पल बना हुआ है। अबाउट 958 मिलियन पीपल वर एलिजिबल टू वोट एंड वोटर टर्नआउट वाज अबाउट 72%, द हाईएस्ट एवर। होता नहीं वैसे कभी इतने परसेंट लोग जाके वोट करें, बहुत इजी टास्क नहीं है। बच्चों को, जो लोगों को तो एक हमारे पास एक हॉलीडे मिल जाता है, एंजॉय करने निकल जाते हैं। दिल्ली वासे तो वैसे दिल्ली से पता नहीं कहाँ निकल रहे थे, छुट्टी मिलनी चाहिए उन लोगों को, ठीक है। वो कह रही है हाँ काम कोई भी नहीं अच्छा करता, ठीक है। वो पॉलिटिशियन का काम है, उन्होंने जो करना है वही करना है, बट कहीं ना कहीं ये आपका राइट बनता है गवर्नमेंट चुनने का, वो तो आपको करना चाहिए, नहीं तो आपका फिर वोटर आई कार्ड भी नहीं बनना चाहिए। आ जाओ। लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। सर आई जो सेट दिया गया, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2024। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आई एज फॉलोज। बेटा आई जो सेट है वो ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे पास ये गिवन है, सेट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको आई से डिनोट किया गया है। एंड रिलेशन आर जो आपको डिस्क्राइब करके दिया गया सर, वो V1 और V2 दो एलिमेंट्स आपको दिए गए, और V1 और V2 ये हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आई सेट में से लिए गए हैं। और आई सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन है हमारे पास सर, वो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स चल रहे हैं। तो इसमें जो V1 और V2 हैं ये इंडियन सिटीजन्स के बारे में बात कर रहा है। आगे मैसेज, बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2024। क्या मैसेज है? बोथ यूज देयर वोटिंग राइट, दोनों ने V1 और V2 ये दो पर्सन है इंडियन सिटीजन, उन्होंने अपना वोटिंग राइट हमारे पास इस इलेक्शन में यूज किया है, ये मैसेज दिया गया। रिलेशनशिप क्या है? इस हमारे पास रिलेशन के अंदर जो भी पेयर लिया गया उस पेयर के जो भी दो एलिमेंट्स है वो इंडियन सिटीजन है, और उन दोनों में क्या रिलेशनशिप दी गया कि उन दोनों ने अपना वोटिंग राइट यूज किया। वोटिंग राइट होना अलग बात है, वोटिंग राइट यूज करना अलग बात है। आपका वोटर आई कार्ड बन जाए बिल्कुल ठीक है, तो आपके पास राइट आ गया वोट देने का, बट आप वोटिंग हमारे पास चल रही है, आप घर में बैठे रिलैक्स कर रहे हैं अपना और एक्सरसाइज नहीं किया अपने वोटिंग राइट को, तो वो फिर पर्सन इसके अंदर नहीं आएंगे। ये वही पर्सन है जिनको वोटर आई कार्ड मिला हुआ है और घर से बाहर निकले हैं और हमारे पास वोट डालने गए हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं सर? चेक इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मान लीजिए हम रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है कि सर यहाँ V1 और V2 ये दो एलिमेंट है, दोनों हमारे पास सेम होंगे। अब अगर मैं दोनों को सेम रखता हूं, मान लो कि दोनों को मैंने x से डिनोट कर दिया, तो x, x क्या इस रिलेशन में आएगा? क्या x और x दोनों वोटिंग राइट को यूज कर रहे हैं? सर x और x पर्सन तो एक ही है,
लेकिन जो कंडीशन बन रही है वो राइट है या रॉन्ग है? वैसे देखा है पर्सन जब एक है तो वो कह रहा है कि बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2024। भाई अगर एक्स हमारे पास जो है पर्सन है जो वोटिंग राइट को यूज कर रहा है तो एक्स एंड एक्स दोनों ही हमारे पास यूज कर रहे हैं, पर्सन तो एक ही है, उसी को रिपीट करके जो सेंटेंस बन रहा है इलॉजिकल है वैसे तो, लेकिन राइट है या रॉन्ग है आपको सिर्फ ये चेक करना है। सर राइट है, तो सर रिफ्लेक्सिव तो ये है। सिमेट्री को अगर हम चेक करेंगे, अगर V1, V2 रिलेशन में आ रहा है, यानी कि V1 और V2 दोनों पर्सन अपना वोटिंग राइट हमारे पास यूज की है, तो क्या V2 और V1 ने भी अपना वोटिंग राइट यूज की है? कंफर्म सर, वो सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर V1 और V2 रिलेशन में आ रहे हैं, V2 और V3 रिलेशन में आ रहे हैं, तो क्या V1 और V3 भी रिलेशन में आएंगे? सर V1, V2 अगर हम यहां पे देखें, चलो मैं रिफ्लेक्सिव के लिए पहले वर्ड यूज कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखना बेटा। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के बारे में मैसेज देके चलना है आपने। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सर, फॉर एवरी V बिलोंग्स टू सेट I, सर V, V बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स V एंड V voting right in election। सिमेट्रिक के लिए अगर हम बात करते हैं सर, फॉर सिमेट्रिक, फॉर एवरी V1, V2 बिलोंग्स टू I, अगर बेटा V1, V2 रिलेशन में आ रहा है, देन कंफर्म V2, V1 बिलोंग्स टू R। V1, V2 बिलोंग्स टू R, ये क्या बता रहा है बेटा? इट मीन्स V1 एंड V2 यूज देयर वोटिंग राइट। अब इसको हम इसी सेंटेंस को इसको चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे प्लेसेस तो बदलने हैं। इसका मतलब V2 एंड V1 यूज देयर वोटिंग राइट in the election 2024। तो इसका मतलब सर V2, V1 बिलोंग्स टू R। सर अगर V1, V2 रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब सर V2, V1 भी रिलेशन में आ रहा है, तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा सर? बात करें सर अगर हम ट्रांजिटिव की, अब सर ट्रांजिटिव के लिए फॉर एवरी V1, V2, V3 बिलोंग्स टू सेट I, if V1, V2 belongs to R, V2, V3 belongs to R, then V1, V3 belongs to R। इसका मतलब है कि सर V1 और V2 दोनों ने अपना वोटिंग राइट हमारे पास इलेक्शन में यूज किया, एंड V2 और V3 ने भी हमारे पास अपना वोटिंग राइट यूज किया। अगर V1, V2 ने यूज किया है, V2 और V3 ने यूज किया, तो सर ऑटोमेटिकली V1 और V3 ने भी यूज किया है ना अपना वोटिंग राइट, यही बता रहा है वो। तो इसका मतलब बेटा सर हमारे पास V1, V2 belongs to R, it means V1 and V2 use their voting right in the election। Similarly sir, V2, V3 belongs to R, it means V2 and V3 use their voting right। अब इसका मतलब सर V1, V2 एंड V3 तीनों ने ही यूज किया सर। इट मींस V1, V3 बिलोंग्स टू R, तो रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्या बन गया ये? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे कह रहे सर, मिस्टर रवि एक्सरसाइज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन।
रवि ने अपना वोटिंग राइट यूज की है, वाइल इज ब्रदर हैविंग वोटिंग राइट तो था उसके पास, एंड मिस्टर मनीष वेंट टू हैव फन एट ए नियर बाय मॉल, वो दोनों वोट डालने नहीं गए, जब वोट चल रहे थे वो अपना मॉल में हमारा अपना एंजॉय कर रहे हैं। आगे क्या है, कैन वी हैव रवि एंड मनीष बिलोंग्स टू आर, क्या हम कह सकते हैं कि रवि और मनीष का जो कॉम्बिनेशन है वो रिलेशन में आएगा? नहीं, रिलेशन में तो सिर्फ उन्हीं पर्संस का पेयर आ रहा है जिन्होंने वोटिंग राइट को यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे मनीष और रवि ने दोनों ने अपना वोटिंग राइट यूज नहीं किया, वोटिंग राइट था लेकिन यूज नहीं किया, तो सर इसका मतलब वो रिलेशन में नहीं आएगा। ओके, आगे क्या कह रहा है, इफ मिस राधिका हैविंग वोटिंग राइट गोज विद मिस्टर मनीष टू द मॉल कीपिंग द वोटिंग एक्सरसाइज, देन इज इट करेक्ट टू से राधिका एंड मनीष डजंट बिलोंग टू आर? यस सर, रिलेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि सर दोनों ही हमारे पास, दोनों ने अपना वोटिंग राइट यूज नहीं किया, वोटिंग राइट था लेकिन उन्होंने हमारे पास उसको यूज नहीं किया। ओके, तो यही आपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना है बस। क्लियर है क्वेश्चन ये? चलें इससे आगे। अगला क्वेश्चन केस स्टडी का फिर से देखें, क्या कहा गया बेटा, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। अब डायग्राम देख के कुछ और चीज देख के बच्चे कई बार घबरा जाते, सर देख क्या दिया क्वेश्चन में, चलो रीड करो अच्छे से। सर एक मेडिसिन के बारे में कहा गया, दैट रिक्वायर्स सम टाइम टू प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। कोई भी मेडिसिन अगर आपने यूज की है, मेडिसिन लेने के बाद कुछ टाइम तो लगेगा बेटा हमारे पास जो उसका इफेक्ट आने में। कहा गया द अमाउंट इन mg ऑफ ए सर्टेन मेडिकल ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम at t hours after administering the drug to an individual is given by the function। सर एक आपने हमारे पास जो है मेडिसिन यूज की है और उसका अमाउंट जो mg बताया गया, नॉर्मल मेडिसिन mg में ही होती है, आप सबको पता है। सर उसका इफेक्ट आने में हमारे पास जो रिलेशनशिप दी गई है वो आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, देखो द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन मेडिकल ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम एट t hours, इतने टाइम में सर t hours में हमारे पास जो है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग टू एन इंडिविजुअल, जल्दी चलो पीछे, इज गिवन बाय द फंक्शन। सर इस फंक्शन से उसको एक्सप्लेन करके दिया गया, ये दिया गया वो फंक्शन। सर जहां पे t बता रहा है, t स्टैंड फॉर द टाइम, t स्टैंड फॉर द टाइम एंड शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ ct इन द इंटरवल 0 to 10। सर ये जो अमाउंट बता रहा है हमारे पास जो है ct, ये हमारे पास जो है ये t जो हमारे पास टाइम के लिए यूज किया गया और मिनिमम टाइम 0 से लेके 10 आवर्स तक लगेगा, 0 से लेके 10 आवर्स तक लगेगा। अब यहाँ क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। सर ये आपका पास हमारे पास जो वाई एक्सिस के अलोंग जो मेंशन किया गया से बताया अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास कितना अमाउंट उसका मेडिसिन का यूज हो रहा है। और ये बता रहा है सर टाइम इन आवर्स, जैसे से टाइम बीतता गया सर ये आपका अमाउंट इंक्रीज करता गया ब्लड स्ट्रीम में, और कुछ टाइम के बाद जाके फिर वो डिक्रीज करने लग गया, राइट। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, find the rate at which the amount of the drug is changing, it is the amount of the drug in the blood stream, it is the amount of the drug in the blood stream और t टाइम के लिए यूज किया गया। find the rate at which the amount of the drug is changing in the blood stream at 5 hours after administering the drug, show your work। इतना पूछा गया सर कि किस स्पीड से, किस रेट से, फाइंड द रेट, किस रेट से ये अमाउंट आपका चेंज हो रहा है, वो भी किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट 5 आवर्स। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें कुछ नहीं करना इसमें, सर यहां पे आपसे क्वेश्चन में अब जो कहा गया है सिर्फ जो फंक्शन c दिया गया है उसका रेट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। तो सर c आपके पास फंक्शन क्या दिया गया, -t³ प्लस में 4.5 t² प्लस में 54t, इसका रेट आपसे पूछा गया तो डेरिवेटिव ले लो बेटा इसका, इट इज द रेट। किस रेट से सर हमारे पास जो अमाउंट वो चेंज हो रहा है ड्रग में, और वो भी किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, एट 5 आवर्स। तो सर c डैश की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 5 रिप्लेस किया तो आएगा -3 इंटू में 5 का स्क्वायर, सर 9 इंटू में 5 प्लस 54 कितना आ गया, 75 99 24 आ गया, 24 mg पर
इस स्पीड से हर एक घंटे में हमारे पास वो ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास जो ड्रग चेंज हो रहा है। शो दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3 to 4। सर ये जो फंक्शन आपके पास है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल के अंदर ये प्रूव करना है, यानी कि इस इंटरवल में फिर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो इसके अंदर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये था सर डेरिवेटिव, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसको नोटिस करने के लिए वो भी कह रहे सर इस इंटरवल में। आइए डेरिवेटिव का साइन चेक करें सर 3,4 इंटरवल में। सर सी डैश टी यह -3t² प्लस 9t प्लस में 54। प्यारे बच्चों इसमें से -3 कॉमन लिया, t² -3t फैक्टर बन रहे हैं इसके। लो बेटा -3 t -6 एंड t +3, ये आ गया सर सी डैश टी। अब सर इस इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं 3,4 व्हेन t बिलोंग्स टू 3,4। अगर t इक्वल टू 3 से 4 के बिटवीन है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो 3,4 में इस डेरिवेटिव का साइन चेक करना है आपने बेटा। 3 से 4 के बिटवीन कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करके देखें तो सर इसका साइन क्या आ रहा है। 3 से 4 के बिटवीन कुछ भी रखेंगे तो t -6 वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। यहां क्या आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी t बिलोंग्स टू 3,4। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, function is strictly increasing 3,4 interval। आओ अगले क्वेश्चन में बेटा, प्रोबेबिलिटी से कनेक्टेड क्वेश्चन है। A shopkeeper sells 3 types of flower seeds A1, A2, A3। 3 अलग तरह के फ्लावर के सीड्स हमारे को सेल करे। They are sold as mixture where the proportions are 3:2:1 respectively। Sir, they are sold as a mixture where the proportions are 3:2:1 respectively। मिक्सचर में सेल किया जा रहा है, उसको एक साथ नहीं सेल करे कि इसकी क्वांटिटी अलग उसकी अलग, उन तीनों को मिक्स करके सेल किया जा रहा है। और किस प्रोपोर्शन में, 3:2:1 के रेशियो में। यानी जितनी भी क्वांटिटी सेल की जा रही है उसमें A1 का जो प्रोपोर्शन और A2 का और A3 का 3:2:1 में है। नाउ द जर्मिनेशन रेट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सीड्स आर दिस वन। इस रेट से वो हमारे पास जर्मिनेट हो रहे हैं 45%, 60%, 35%। आगे कहा गया बेटा, ए सीड इज रैंडमली चूजन बाय कस्टमर based on the above information answer the following। calculate the probability that it will germinate। calculate the probability that it will germinate given that the seed is of type A2। अब कितनी तरह की सीड्स है, एक A1 है, एक A2 और एक A3, राइट। अच्छा अगला पार्ट क्या कह रहा है, calculate the probability that it will not germinate given that the seed is of type A3। फिर कह रहे कैलकुलेट द प्रॉब ऑफ द रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। कितने तरह के सीड्स है, 3। वो A1 भी चूज कर सकता था, A2 भी और A3 भी, राइट। A1, A2, A3 हमारे पास। नाउ कैलकुलेट द प्रॉब दैट इट इज ऑफ टाइप A2 गिवन दैट ए रैंडमली चूजन सीड जर्मिनेट। तो सर यहाँ पे A1, A2, A3 हम यहाँ पे पहले इन तीनों के लिए इवेंट क्या डिस्क्राइब करेंगे। इसमें पहला पार्ट दूसरा पार्ट क्या बता रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द प्रॉब दैट इट विल गिवन दैट द सीड इज ऑफ टाइप, वो टाइप A1 भी हो सकता है, वो टाइप A2 भी हो सकता है, वो टाइप, 3 इवेंट हो गई हमारे पास। और टी इवेंट क्या होगी, द सीड विल जर्मिनेट। तो आइए सबसे पहले यहां पे तीनों इवेंट्स को और साथ में टी इवेंट्स को डिस्क्राइब करें। यहां पे हम E1, E2 एंड E3।
आपने जो भी हमारे पास सीड्स का कलेक्शन लिया, परचेस किया, उसमें A1, A2, A3 जो हमारे पास सीड्स हैं वो किस प्रोपोर्शन में दिए गए हैं? सर 3:2:1 में। जो भी क्वांटिटी आपने बाय की है वो 3:1 के प्रोपोर्शन में उसमें सीड्स का कॉम्बिनेशन है। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 एंड सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, अगर आपने कोई भी सीड सिलेक्ट किया सर वो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी का होगा, टाइप A1 का, उसके चांसेस क्या होंगे? 3:2:1 अगर हमारे पास इनका प्रोपोर्शन चल रहा है, यानी जितनी भी क्वांटिटी आपने बाय की है उसमें A1, A2, A3 का कॉम्बिनेशन किस रेशियो के अंदर चल रहा है? 3:2:1 में। अब अगर आपने एक सीट सिलेक्ट किया वो सर टाइप A1 का था, उसके चांसेस क्या होंगे? सर चांसेस क्या होंगे उसके? 3/6। A2 कैटेगरी का होगा सर 2/6। A3 कैटेगरी का होगा सर 1/6। कौन सी इवेंट है जो अकर कर चुकी है? लाइक जिस इवेंट पे बेस सारी कैलकुलेशन आगे चलनी है उसको हमने T नाम दे दिया। अब आओ इसके बेसिस पे सारी कैलकुलेशन करने को क्वेश्चन में कहा गया। पहला पार्ट क्या कह रहा बेटा? कैलकुलेट द प्रॉप दैट इट विल जर्मिनेट। दैट विल जर्मिनेट, इसके चांसेस निकालने हैं। जब वो किस कैटेगरी का था वो? एक बात आओ सर, पहले पार्ट में आपसे पूछा गया जर्मिनेट होगा उसके चांसेस बताइए, जब वो किस कैटेगरी का? सर A2 का। आपको क्लियर मैसेज दिया गया है द जर्मिनेशन रेट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सीड्स आर 45% की वो जर्मिनेट होगा। A1 कैटेगरी का सीड जर्मिनेट नहीं होगा, उसके चांसेस क्या होंगे सर? 55%। ऐसे A2 कैटेगरी का जो सीड है हमारे पास जर्मिनेट होगा, उसके चांसेस कितने हैं? 60%। दैट विल नॉट जर्मिनेट 40%। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया? फर्स्ट सेकंड कैटेगरी का और वो जर्मिनेट हो उसके चांसेस तो क्लियर गिवन है आपको 60%। सेकंड पार्ट में सर कैलकुलेट द प्रॉप दैट इट विल नॉट जर्मिनेट, जब वो सीड कौन सी कैटेगरी का है? A3 कैटेगरी का है और जर्मिनेट होगा उसके चांसेस कितने थे? और क्या जर्मिनेट नहीं होगा उसके चांसेस क्या होंगे? यस 65%। थर्ड पार्ट, अब इसमें क्या कहा गया आगे चेक करो बेटा। कैलकुलेट द प्रॉप ऑफ द रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। आपने एक सीड सिलेक्ट किया वो जर्मिनेट होगा, उसके चांसेस बताइए। दैट विल जर्मिनेट, चांसेस इसके निकालने हैं। तो सर थर्ड पार्ट के पहले ऑप्शन में जर्मिनेट हो उसके चांसेस निकालने हैं। अब वो कौन सी कैटेगरी का सीड था इस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए पहली कैटेगरी का सीड था एंड फिर वो जर्मिनेट हुआ, या सेकंड कैटेगरी का सीड था एंड दैट विल जर्मिनेट, अदरवाइज थर्ड कैटेगरी का सीड था बेटा E3 एंड दैट विल जर्मिनेट। पहली कैटेगरी का सीड होने के चांस क्या थे उसके? 3/6 और जर्मिनेट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा? 45%, 60%, 35%। लो बेटा 45%, 60% और 35% ये जर्मिनेट होने के चांसेस है इनके। तो आ जाओ बच्चों, फर्स्ट कैटेगरी सीड जर्मिनेट होगा उसके चांसेस 45%, या सीड सेकंड कैटेगरी का था उसकी प्रोबेबिलिटी एंड दैट विल जर्मिनेट, अदरवाइज सर 1/6 एंड 35%। ऐड कर लो क्या रहा है? सर आ गया 135, दिस इज 120 प्लस में 35 ओवर 600, कितना बन गया ये? 290/600 यानी 29/60। अगला पार्ट क्या कह रहा है बेटा? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑफ टाइप A2। टाइप A2 का हमारे पास सीड था ये, गिवन दैट द रैंडमली चूजन सीड जर्मिनेट हुआ, ये गिवन है। अब वो सेकंड कैटेगरी का सीड था A2 कैटेगरी का, इसके चांसेस कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी प्रोबेबिलिटी सर निकालनी आपने किसकी? A2 की, जब T अगर कर चुका है। तो अगले पार्ट में पूरा आपका इसका फॉर्मूला यूज हो रहा है बेटा।
तो इसका सेकंड जो ऑप्शन है थर्ड का, चांस निकालें सर E2 के, जब टी अकर कर चुका है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ T बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सर T बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सर T बाई E2, एंड सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड T बाई E3। अब आप नोटिस कीजिए सर, ये जो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी अभी निकाली आपने, ये वही थी, एंड न्यूमरेटर में क्या रिजल्ट आएगा सर, वो आ गया सर 2/6 एंड 60/100। डिनोमिनेटर का रिजल्ट कितना आया था हमारा 290/600। तो प्यारे बच्चों रिजल्ट आ गया 12/29। ये वाले पेपर की वर्किंग ओवर होती है यहां बेटा।